हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है। जी हाँ, आपका फेवरेट चैनल, आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म, जिस पर कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी हैं आपके लिए, वो भी 100% फ्री। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें है एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स। ठीक है, सैंपल पेपर और सॉल्यूशन भी रहेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सीआरटी सॉल्यूशंस, सब कुछ हैं। गागर में सागर भरा हुआ है, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विजयी दिलाएंगे, बिल्कुल आपको सफलता प्रदान करवाएंगी। तो ये है, आप देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जरूर देखिए और उनका लाभ उठाइए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 12 शुरू कर दिया है। नाम है कैसे बनता है रेडियो नाटक। आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं और आप पता चल गया है कि रेडियो नाटक में सबसे प्रमुख जो बात है या सबसे मेन यदि कहा जाए तो उसमें मुख्य या अनिवार्य तत्व है साउंड या ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से ही हर एक दृश्य को सुनाया जाता है। श्रव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम तो है नहीं। सिर्फ सुनकर ही श्रोता जो है उससे कनेक्टेड रह सकते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देना है। ठीक है, यदि हम फिल्म और रंगमंच की बात करें तो वहां पर दृश्य दिखाई देते हैं, तो उनके हाव भाव, पात्रों की सब कुछ देखकर हम पता चल जाता है कि ये सीन चल रहा है। लेकिन रेडियो नाटक की यदि हम बात करें तो वहां सिर्फ और सिर्फ सुनाई देगा, और सुनकर ही हमें सब कुछ अनुमान लगाना है, कैसी वेशभूषा पहनी है, क्या चल रहा है। तो ये बहुत मुश्किल भी है और जो भी उनके लिए मतलब चैलेंज भी है, हाँ चुनौती भी है लेखक के लिए, रचनाकार के लिए, क्योंकि दृश्य जब दिखते हैं तो उसमें आसान तरीका हो सकता है और थोड़ी सी आसानी आ सकती है, लेकिन श्रव्य माध्यम में सिर्फ और सिर्फ आपको सुनकर पता चलेगा कि क्या चल रहा है कहानी में। तो इस चैप्टर के हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हर एक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपको पता ही है एमसीक्यूज की जब भी बात आती है तो आपको पता है क्या होता है। हाँ, उत्तर आपको देने होते हैं। प्रश्न रहेगा एक, विकल्प रहेंगे चार, चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प को चयन करना है और उस पर टिक लगाना है। टिक लगाने के साथ साथ अब कभी कभी आपको लिखने को भी आ जाता है, ठीक है, तो कि लिखिए कौन सा सही है। ठीक, तो उसमें आप क्या करोगे, मान लो जैसे अब आया है प्रश्न, प्राचीन काल में आम आदमी घर बैठे मनोरंजन के लिए किसका सहारा लेता था। घर बैठे, का कहानियों का सहारा, खा रेडियो का, गा टेलीविजन का, या फिर घा आपसी गपशप का। आपसी गपशप तो थी ही, उसके साथ साथ और क्या था जो मनोरंजन का अच्छा खासा साधन था। और बहुत मतलब यदि मैं अपने बचपन में चली जाऊं, गांव में चली जाऊं, तो उस समय रेडियो बहुत मतलब कहीं भी जा रहा है कोई रेडियो हाथ में लिए रेडियो बजाया जा रहा है। गाने भी आते हैं, नाटक भी आते हैं, समाचार भी आते हैं, खेलों का प्रसारण भी, सब कुछ होता है। तो अब उसी समय की बात की गई है कि प्राचीन काल में अब ये मत कहना कि मैडम आप इतनी प्राचीन हो। हाँ हाँ, मैं भी प्राचीन हूं। तो अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में आम आदमी घर बैठे मनोरंजन के लिए किसका सहारा लेता था। का कहानियों का, खा रेडियो का, या टेलीविजन, या आपसी गपशप का। तो बिल्कुल आपका जवाब है रेडियो। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अब इसका जवाब देना है आपको। दूसरा प्रश्न है, अंधा युग के रचयिता कौन है। अंधा युग के रचयिता, नाटक, हाँ उसके रचयिता कौन है। का है मोहन राकेश, खा है नरेश मेहता, गा है धर्मवीर भारती, या फिर घा प्रभाकर माजवे। बताइए। धर्मवीर भारती यदि आपने कहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि धर्मवीर भारती का अंधा युग जो नाटक है वो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, रेडियो नाटक। मंच प्रस्तुति में भी इन्होंने अपनी एक अलग अनूठी पहचान बनाई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेडियो नाटक का दूसरा प्रमुख नाम क्या है। रेडियो नाटक तो है ही, इसके अलावा और इसको किस नाम से जानते हैं। का अभिनय नाटक, खा ध्वनि नाटक, गा सिर्फ नाटक, या घा सीरियल नाटक।
इसको दूसरे नाम से जाना जाता है ध्वनि नाटक। क्यों? क्योंकि इसमें ध्वनि या जो साउंड है उसका ही प्रमुख स्थान रहता है। साउंड के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह है श्रव्य माध्यम, तो इसको साउंड या ध्वनि नाटक भी कहते हैं। क्लियर? अगला है, रेडियो नाटक में कितने अंक होते हैं? पहला, कोई अंक ही नहीं होते। दूसरा, 2 अंक होते हैं। तीसरा, 3 अंक होते हैं, या चौथा 4 अंक होते हैं। तो रेडियो नाटक में होते हैं 4 अंक। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक के दृश्य कैसे होना चाहिए? जो भी उसमें दृश्य रहेंगे वो कैसे होना चाहिए? का छोटे होना चाहिए, खा लंबे होना चाहिए, गा बड़े होना चाहिए, या फिर घा विस्तृत होना चाहिए? रेडियो नाटक के जो दृश्य है वो कैसे होना चाहिए? छोटे होना चाहिए। ओके, चलो चेक करते हैं, और बहुत सही जवाब आपने दिया है। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? पहला ऑप्शन है दृश्य माध्यम, दूसरा है श्रव्य माध्यम, तीसरा है दृश्य और श्रव्य माध्यम, या घ इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है बताइए? दृश्य? नो, श्रव्य माध्यम, क्योंकि श्रव्य मतलब सुना जाने वाला, तो इसमें सुनाई ही देता है, इसलिए रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम है। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियो नाटक में किसका विशेष महत्व होता है? बहुत ज्यादा महत्व किसका होता है? का अभिनय का, एक्टिंग का, खा संवाद का, गा भाषा का, या फिर घ ध्वनि का। हमने बहुत बार चर्चा की है इस विषय में, उसका आंसर यहीं लिखा हुआ है, तो किसको याद है? शशांक? हाँ बताइए आप लोग, किसका सबसे अधिक महत्व है? विशेष ध्वनि का। क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक किससे मिलती जुलती विधा है? किससे मिला जुला रूप माना गया है इसका? का उपन्यास और कहानी से, खा सिनेमा तथा रंगमंच से, गा कहानी और एकांकी से, या फिर घा उपन्यास और रंगमंच से। ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में गलती कर सकते हो। पहला है उपन्यास और कहानी से, सिनेमा रंगमंच से, कहानी या एकांकी से, और उपन्यास और रंगमंच से। क्या लगता है आपको? उपन्यास नहीं है, क्योंकि इसमें उपन्यास है तो ये नहीं है। इसमें कहानी और एकांकी ये भी नहीं है। इसमें रंगमंच तो है लेकिन फिर इसमें उपन्यास है, मतलब ये भी नहीं है। तो सिनेमा और रंगमंच से ही मिलती जुलती विधा है, क्योंकि सिनेमा में भी दिखाया जाता है और सुनाया भी जाता है। रंगमंच पर भी दृश्यात्मक भी होते हैं और श्रव्यात्मक भी होते हैं। तो ये सिनेमा और रंगमंच से मिलती जुलती विधा है, याद रखना। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक का कथानक कितनी घटनाओं पर आधारित होता है? कथानक समझते हो? केंद्रीय बिंदु। यस, एक घटना पर, का है 1 घटना पर आधारित होता है, खा है 2 घटनाओं पर आधारित होता है, 3 है 3 घटनाओं पर आधारित होता है, या फिर घा 4 घटनाओं पर आधारित होता है। तो रेडियो नाटक का कथानक 1 घटना पर आधारित होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप नाटक की बात कर रहे हैं, कहानी 1-2 दृश्यों में कि दृश्य पहला अगले दृश्य के साथ, या अगले दृश्य के साथ मिलिए अब रात्रि 8 बजे। ठीक है, तो ये अलग है। लेकिन नाटक की यदि हम बात करें तो वो 1 घटना पर ही आधारित होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? हाँ, अवधि के अनुसार, जैसे हमने देखा था, आपको याद है, इस तरह से मैंने लिखकर भी बताए थे, प्रीवियस वीडियो देखा आपने। तो का है बहुत अधिक, पात्रों की संख्या बहुत सारी होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, या फिर 7-8 तक होनी चाहिए, या फिर गा 10 से 15 तक होनी चाहिए, या फिर घा बहुत कम। तो बहुत अधिक और बहुत कम तो आप हटा ही दो। अब पात्र के 7-8 होना चाहिए या 10-15 होना चाहिए? एवरेज, एक अनुमानित जो पात्रों की संख्या है। ओके, चलो, तो बहुत कम। अब यहां पर यदि अवधि लिखी होती ना कि 15 मिनट, ठीक है, यदि यहां पर लिखा होता 30
मिनट, ठीक है, तब आप इनको चूज कर सकते थे। लेकिन यहां नहीं दिया है कि वो कितने समय की बात की जा रही है, इसलिए ये जो सही जवाब है वो हो जाएगा बहुत कम, क्योंकि अधिक पात्रों के कारण संवादों का जब, क्योंकि ये सिर्फ है श्रव्य माध्यम, यदि संवादों का आपसी हौच पौच हो गया तो श्रोता नहीं रोक पाएगा अपने आप को और सुई घुमाते ही वो दूसरे स्टेशन पर चला जाएगा, जिससे श्रोताओं की संख्या या श्रोताओं का रुझान रेडियो नाटक से दूर हो जाएगा। इसलिए पात्रों की संख्या कम ही होनी चाहिए, या फिर 15 मिनट 30 मिनट या 1 घंटे की बात है तो फिर उस अनुसार लगभग पात्रों की संख्या हो सकती है। लेकिन एवरेज या इस तरह से पूछा जाए कि कितनी होना चाहिए तो बहुत कम होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। क्लियर हुआ क्लियर? तो जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, नहीं तो हम समझकर भी, जानते समझते हुए भी गलत उत्तर दे आते हैं बेटा। तो बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना, ऑप्शंस को समझना, उसके बाद ही टिक करना, नहीं तो गलत हो सकता है। और एक प्रश्न गलत मतलब पूरा 1 नंबर चला जाता है, और एक सही तो पूरा 1 नंबर मिल भी जाता है। ठीक, गलती नहीं करना, भूल कर भी भूल मत करना। आशा करती हूं आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से ना केवल प्रश्नों के उत्तरों को ही जाना, बल्कि यह भी जाना कि किस तरह से हमें प्रश्नों को पढ़ना है और जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो हम गलत कर सकते हैं। अभी देखा ना आपने? तो इस तरह से यदि हम बहुत ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे, हर एक विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो सही उत्तर हमें मिलेगा, बशर्ते कि थोड़ा सा हम उसको समय दें, जितना समय है हमारे पास। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में तो बहुत गलतियां हो सकती हैं। तो बने रहो हमारे साथ। मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, अब आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स और ई बुक्स, जिनमें है MCQ, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, NCERT सॉल्यूशंस, बहुत धमाल मचाने वाली हैं, क्योंकि ये बुक्स वो हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में पूरी हेल्प करने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जरूर देखिए और बने रहो हमारे साथ। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।